मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। डिवाइस का नाम है मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। नाम से कुछ आइडिया लग रहा है क्या कि क्या चीज़ होगी ये? देखो, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का मतलब है कि एक ऐसा डिवाइस जिसमें कोई कॉयल मूव कर रही होगी, ठीक है। और सिंपल गैल्वेनोमीटर भी इसको बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को सेंस कर सकता है। अगर किसी सर्किट में करंट है और उसका पता लगाना है तो उसमें हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे। वैसे अमीटर भी एक डिवाइस होता है, वो थोड़ा और अच्छा होता है इससे, लेकिन अगर सिर्फ करंट का आपको पता लगाना है कि इसमें करंट है या नहीं है, तो उसके लिए एक सिंपल सा डिवाइस अपन गैल्वेनोमीटर यूज कर सकते हैं। इसका बेनिफिट एक ये होता है कि इसमें जो स्केल होगा उसमें जीरो बीच में लिखा होता है और दोनों साइड में रीडिंग होती है। जीरो बीच में होता है, इधर 1 2 3 लिखा हुआ रहेगा, इधर 1 2 3 लिखा रहेगा। अब उससे बेनिफिट क्या होगा, अगर सर्किट में करंट की डायरेक्शन बदलेगी तो जो गैल्वेनोमीटर होगा उसमें एक पॉइंटर होगा और उसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। जैसे पहले इधर डिफ्लेक्शन आ रहा था, अगर करंट रिवर्स कर दोगे तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में इधर आएगा। फिर तो उससे हमको क्या पता चल जाता है कि सर्किट में करंट की डायरेक्शन पहले से रिवर्स हो गई है। तो करंट की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं और उसका मैग्नीट्यूड भी अपन कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर करंट बढ़ेगा तो इसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगा, एक्यूरेसी कम होती है इसकी, लेकिन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भी हाँ ज़्यादा भाई करंट बढ़ रहा है या फिर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो जहाँ पे अपन को एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ यही पता लगाना है कि करंट है या नहीं है, या करंट की डायरेक्शन बदल रही है या नहीं बदल रही है, वहाँ पे हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंपल सा डिवाइस है। तो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर जैसा इसका नाम है, इसमें एक कॉयल होगी जिसको जो मूव करेगी। अब मूव क्यों करेगी, तो उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा। कॉयल को कहाँ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में। और जैसे उस कॉयल में करंट फ्लो करेंगे तो करंट की वजह से वो खुद भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी कॉयल। और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें उसको रखा गया है उसके साथ उस कॉयल का मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगा और उसकी वजह से उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और टॉर्क लगेगा। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि जब भी कोई करंट कैरिंग कॉयल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो उस पर टॉर्क लगता है, याद है क्या? तो इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा। तो वो जो टॉर्क लगता है उसी प्रिंसिपल पे ये डिवाइस वर्क करेगा। तो क्या चीज़ है इसके अंदर देखते हैं। देखो, इसमें हम जो मैग्नेट्स यूज़ करते हैं इस डिवाइस के अंदर, वो थोड़ी स्पेशल टाइप की होती है, उनको बोला जाता है सर्कुलर मैग्नेट। इस टाइप की मैग्नेट्स हम यूज़ करेंगे। ये एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और जस्ट इसके पास में हमने क्या किया, एक और मैग्नेट रखी। इनको बोला जाता है सर्कुलर मैग्नेट। कौन सी मैग्नेट? सर्कुलर मैग्नेट। क्यों भाई सर्कुलर मैग्नेट, ऐसा क्या है इसमें? तो अगर आप इसको टॉप से देखोगे ना तो ये आपको कुछ ऐसे दिखेगी, ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अगर आप इस इन मैग्नेट्स को टॉप से देख रहे हो, ये तो मैंने साइड से आपको डायग्राम बना के दिखाया है, बाकी अगर आप टॉप से देख रहे हो तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इनके बीच में क्या बन रहा है, एक सर्कल जैसा बन रहा है क्या, इसलिए इनको क्या बोला, सर्कुलर मैग्नेट्स। ठीक है, इनके बीच में कॉयल को रखना है। तो कॉयल को सीधा नहीं रखते, उसको एक सॉफ्ट आयरन के सिलेंड्रिकल पीस के ऊपर लपेट देते हैं अपन। एक सॉफ्ट आयरन का छोटा सा पीस लेंगे, उसके ऊपर हम कॉयल को ऐसे लपेट देंगे। उस कॉयल को फिर इसमें रखा जाएगा और रखने के लिए हमने एक स्प्रिंग से उसको लटका रखा होता है। स्प्रिंग का भी यूज़ होता है इसमें। क्या यूज़ है देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इसको रखना है, एक सिलेंड्रिकल पीस को रखना है और उसके ऊपर कॉयल को लपेट देना है। तो ये अपना सिलेंड्रिकल पीस हो गया। सपोज सॉफ्ट आयरन का बना होता है ये। सॉफ्ट आयरन ही क्यों, क्योंकि सॉफ्ट आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है और उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है। हम ये चाहते हैं कि इस सिलेंड्रिकल पीस के ऊपर जो कॉयल हम ऐसे लपेटें उसको मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो। तो वो तब रहेगा मैक्सिमम जब ये जो सिलेंड्रिकल पीस है ये भी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। और ये कब करेगा, जब ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल होगा। तो सॉफ्ट आयरन यहाँ पे यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा, तो ये जो मैग्नेट्स आपने रखे हैं ना, ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है यहाँ पे। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैग्नेट्स की शेप कुछ अजीब सी है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा, अरे बोलो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। ये तो साइड व्यू है, टॉप से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। ये जो सर्कल बन रहा है ना इसके रेडियस के अलोंग होता है। जैसे ये सर्कल बना ना, इसके रेडियस के अलोंग ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसलिए इसको क्या नाम दिया हमने, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये देखो इस टाइप का सा आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। क्या बोलते हैं इसको, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियस के अलोंग है। देखो ये जो सर्कल है ये इसका सेंटर है
और इसकी रेडियस के अलोंग ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए हमने ये सर्कुलर मैग्नेट्स यूज़ किए ताकि एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बीच में एकदम मैग्नेटिक फील्ड एकदम पास पास है, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। नॉर्मली जो मैग्नेट्स होती हैं बार मैग्नेट्स, उनसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, लेकिन अगर आप सर्कुलर मैग्नेट्स यूज करोगे इस टाइप की तो बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये एकदम कंजस्टेड हो रही है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ पे आके ये ऐसे गुजर रही है, इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। हम ये चाहते हैं कि इस कोयल को मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो, तो उसके लिए हमने क्या किया, सर्कुलर मैग्नेट्स यूज़ करी। फिर और बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या किया, इसको सॉफ्ट आयरन के पीस के ऊपर लपेट दिया कोयल को, ताकि सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज होके और भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर ले। तो इस कोयल को मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है ना। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, वो अभी अपन देखेंगे फॉर्मूले से। फिर हमने इसको एक स्प्रिंग से लटका रखा है डिवाइस के अंदर, और ये देखो कुछ ऐसे है, ये सॉफ्ट आयरन का पीस ऐसे लटका है, इस पर कॉयल बना रखी है। अब इसके ऊपर हम एक प्लास्टिक की एक छोटी सी स्टिक लेते हैं, उसको चिपका देते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, पॉइंटर, क्या बोलते हैं उसको। अब जब ये कॉयल अगर मूव करेगी तो वो पॉइंटर भी इधर उधर जाएगा, तो एक स्केल लगा होता है इसके ऊपर, तो उसके ऊपर ऐसे ये कुछ रीडिंग शो करेगा 1 2 3 ऐसे कुछ, है ना। तो जब कॉयल डिफ्लेक्ट होगी ना ऐसे, इस पर टॉर्क लगेगा कॉयल पे, तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगी और पॉइंटर आगे मूव करेगा। पॉइंटर का जो आगे वाला सिरा है वो एक स्केल पे मूव करेगा, उससे हम कुछ रीडिंग नोट कर लेंगे बाद में कि हाँ ये रीडिंग ये शो कर रहा है, ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म है, ये इस तरीके से काम करता है। अब देखो यहाँ पे जो पॉइंटर है वो इसके ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टली चिपका रहेगा, इसको वर्टिकली लटका रखा ना, तो पॉइंटर हॉरिजॉन्टली चिपका है, और वो डायग्राम बनेगा नहीं इस पर हॉरिजॉन्टली, ऐसे कुछ दिखा नहीं सकते, इसलिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ उसको, लेकिन समझ जाना कि ये इस पर हॉरिजॉन्टली ऐसे चिपका हुआ है पीछे की तरफ, और ये इसका स्केल मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा ये स्केल भी, और यहाँ पे क्या होगा 0, और फिर ऐसे रीडिंग्स लिखी हुई रहेंगी, ठीक है, दोनों साइड में कुछ रीडिंग्स लिखी हुई है, ठीक है, समझ में आया। ये पूरा डिवाइस है, इतना ही है, इसमें और कुछ चीज़ नहीं है। स्प्रिंग का क्या काम है, तो जब इसको सर्किट में जोड़ा जाएगा इस इंस्ट्रूमेंट को, मतलब इन दोनों टर्मिनल्स को, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 को हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे, तो सर्किट से कुछ करंट इसमें फ्लो होगा, करंट की वजह से इस कॉयल के ऊपर एक टॉर्क लगेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। टॉर्क कितना लगेगा लिख लेते हैं इधर, टो इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा, और इस टॉर्क की वजह से कॉयल मूव करेगी, ठीक है। तो जो कॉयल मूव करेगी तो आपने कुछ ये पॉइंटर कहीं ना कहीं जाके रुकना चाहिए, तभी तो रीडिंग देखेंगे। तो जैसे ही कॉयल मूव करेगी तो स्प्रिंग में क्या आएगा, ट्विस्ट आएगा, और स्प्रिंग में ट्विस्ट आने की वजह से इसके अंदर भी एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उसको बोलते हैं स्प्रिंग टॉर्क। स्प्रिंग जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, जब आप किसी भी, मान लो आपके पास कोई एक रस्सी है और आपने उसको ऐसे ट्विस्ट किया, या कोई वायर है उसको ट्विस्ट किया, तो छोड़ते वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। होता है क्या ऐसा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर भी एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिसको हम काउंटर टॉर्क भी बोलते हैं, और स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको स्प्रिंग टॉर्क बोल दिया, जो वापस से स्प्रिंग को अपनी इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये जो स्प्रिंग है ये क्या करती है, पॉइंटर को एक जगह ले जाकर रोक देती है, क्योंकि स्प्रिंग के जो अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा ना, वो इस कॉयल पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क लगेगा उसको बैलेंस कर देगा किसी पॉइंट पे जाके, तो वहाँ ये कॉयल रुक जाएगी, ठीक है, और वहाँ पे पॉइंटर कुछ रीडिंग शो कर देगा। अगर इस कॉयल में करंट ज़्यादा फ्लो होगा, मान लो सर्किट में ज़्यादा करंट है, तो करंट ज़्यादा होने से ये टॉर्क टॉर्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क ज़्यादा होगा तो वो कॉयल को आगे ले जाएगा, ज़्यादा आगे ले जाएगा, तो ज़्यादा आगे ले जाएगा तो पॉइंटर ज़्यादा रीडिंग शो करेगा। तो जो डिफ्लेक्शन होगा ना इस कॉयल के अंदर, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि बाकी चीज़ें यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। कैसे, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल कांस्टेंट रहेंगे, एरिया ऑफ द कॉयल कांस्टेंट है, जो भी एरिया रहेगा, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड जो भी आपने बनाया है वो कांस्टेंट है, मतलब जो भी प्रोड्यूस हुआ है वो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है वो बार बार, और यहाँ पे साइन थीटा भी कांस्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे थीटा कितना होगा, तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होता है। देखो ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है इसको यूज़ करने का एक रीज़न ये भी होता है कि हम इस थीटा को 90 डिग्री बनाना चाहते हैं, ताकि जो टॉर्क लगे कॉयल के ऊपर वो मैक्सिमम हो। साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। तो थीटा को, ये जो थीटा है इसको 90 डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करेंगे। अब इससे थीटा 90 डिग्री कैसे बनेगा, पहले तो ये बताओ थीटा होता कौन सा एंगल है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, है ना। कॉयल के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या होता है, थीटा। अब इस डायग्राम को मैं वापस से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा इमेजिन करना, ठीक है। इस डायग्राम को मैं वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन टॉप से देखते हुए,
देखो इसको वापस से ड्रॉ करेंगे तो टॉप से देखोगे तो आपको ये सर्कुलर पोर्शन दिखेगा इस सिलेंडर का, ये ऊपर वाला पोर्शन ही तो दिखेगा, बाकी तो इसके पीछे छुप जाएगा नीचे, है ना। तो ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है और साथ में क्या दिखेगा, ये कॉइल का ये ऊपर वाला पोर्शन, मतलब ऐसा कुछ ऐसे ये वाला पोर्शन ऐसे दिख रहा होगा। इतना समझ में आया क्या? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर ये कॉइल ऐसे हॉरिजॉन्टली है तो ये इधर आउटवर्ड ऐसे दिखेगा अपन को, लेकिन अगर इसको टॉप से देखोगे तो ये वाली जो साइड होगी ना इसकी, इसके परपेंडिकुलर आपको एरिया वेक्टर दिख रहा होगा। भाई ये जैसे कॉइल है तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऐसे इधर ये लो। लेकिन टॉप से देखूंगा तो मुझे इस वाली साइड के परपेंडिकुलर ही तो दिखेगा ये। तो डायग्राम में कैसे ड्रॉ करना है इसको, डायग्राम में एरिया वेक्टर को आपको इधर ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हो गया एरिया वेक्टर, एन केप से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब एक चीज़ देख के बताओ, इस कॉयल का जो प्लेन है वो जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उससे एरिया वेक्टर कितने एंगल पे है, 90 डिग्री। मान लो ये कॉयल ऐसे घूम गई, ये सिलेंडर ऐसे घूम गया टॉर्क की वजह से, और ये जो वायर है मतलब ये जो कॉयल है ये कुछ इस पोजीशन में आ गई, मान लो ऐसे ऐसे आ गई, तो एरिया वेक्टर किधर चला जाएगा, तो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर आ जाएगा। अब कॉयल जिस प्लेन में है उस प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला, है ना, इसके परपेंडिकुलर ही है अभी भी एरिया वेक्टर। समझ में आ रहा है? कॉयल जब इस पोजीशन में थी तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड था, देखो जब इस पोजीशन में है तो एरिया वेक्टर इधर है और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। कॉयल ऐसे घूमी मान लो तो ये इस पोजीशन पे आ गई, तो ये वाला जो वायर है इसका जो मतलब ये जो कॉयल है इसका जो प्लेन है वो जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास हो रही है, तो इसके परपेंडिकुलर ही तो है एरिया वेक्टर अभी भी। यानी कि कॉयल मैग्नेटिक फील्ड में चाहे किसी भी पोजीशन पे रहे, जब ये टर्न करेगी तो ये किसी भी पोजीशन पे रहे, थीटा हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये जिस भी पोजीशन में जाएगी उस प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके परपेंडिकुलर ही एरिया वेक्टर आएगा, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कैसा है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। भाई कॉयल की कोई भी पोजीशन होगी तो रेडियस स्केल होंगी, तो एरिया वेक्टर हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही आएगा। इमेजिन करो, तो थीटा हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री। तो थीटा को 90 डिग्री बनाने के लिए हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किया। अगर इसकी जगह हॉरिजॉन्टल वो मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता तो जैसे कॉयल टर्न करती थीटा चेंज हो जाता। तो उस थीटा को 90 डिग्री बनाने के लिए ताकि कॉयल पे मैक्सिमम टॉर्क वर्क करे, हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किया है। तो थीटा अपन को कितना लेना है यहाँ पे, 90 डिग्री लेना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉयल है उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, NIAB। और जब कॉयल घूमेगी तो स्प्रिंग में भी एक टॉर्क जनरेट होगा। स्प्रिंग के अंदर जो टॉर्क होता है उसको हम उसका फॉर्मूला होता है K × फाई तो होता है वो एंगल जिससे कॉयल रोटेट हो गई। कॉयल कितने एंगल से रोटेट हो रही है या स्प्रिंग को कितने एंगल से आपने रोटेट कर दिया, वो एंगल क्या है, फाई। और के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको टॉर्जनल कांस्टेंट भी बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं इसको, टॉर्जनल कांस्टेंट। टॉर्क प्रोड्यूस होता है ना इसके अंदर, इसलिए इस कांस्टेंट का नाम क्या रखा, टॉर्जनल, टॉर्क से रिलेट करके टॉर्जनल कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अब हमने बोला कि जब कॉयल को आप सर्किट में कनेक्ट करोगे तो इस पर एक टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वजह से कॉयल रोटेट होगी। और हम क्या देखेंगे कि कॉयल जैसे जैसे रोटेट हो रही है एंगल फाई की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मान लो पहले कॉयल जिस पोजीशन पे थी तो पॉइंटर यहाँ पे था, अब जैसे कॉयल टर्न करेगी तो ये पॉइंटर आगे चला जाएगा, तो ये एंगल बन गया फाई। और जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे स्प्रिंग के अंदर जो टॉर्क होगा वो भी बढ़ता जाएगा। अब जैसे आपने इसको सर्किट में कनेक्ट किया, मान लो 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस हुआ कॉयल के अंदर, तो कॉयल आगे मूव करना स्टार्ट कर देगी, एंगल बढ़ता जाएगा। और जैसे ही ये वाली वैल्यू एंगल बढ़ने के साथ साथ बढ़ते बढ़ते 10 न्यूटन मीटर के बराबर हो जाएगी, तो कॉयल वहाँ पे जाके रुक जाएगी। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी स्प्रिंग नहीं, कॉयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है और स्प्रिंग के अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, आपस में बराबर, तो वहाँ पे ये बैलेंस हो जाता है, तो वहाँ पे रुक जाएगा। और वहाँ पे पॉइंटर एक रीडिंग शो करेगा, जैसे अभी 2 शो कर रहा है ये, तो 2 एम्पियर करंट होगा भी, ऐसा अपन अंदाज़ा लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद में जैसे आप इसको करंट फ्लो करना बंद करोगे या सर्किट से हटा लोगे तो स्प्रिंग वापस से इसको घुमा के कहाँ पे ले आएगी, जीरो पे। वापस पॉइंटर जीरो पे भी तो आना चाहिए, क्योंकि दोबारा यूज़ करो तो फिर वापस आगे जाएगा, जीरो से तो आगे बढ़ना चाहिए ना। तो बार बार इसको जीरो पे लाने का काम कौन करेगी, ये स्प्रिंग। और पॉइंटर एक जगह पे जाके रुक जाए, बैलेंस हो जाए, है ना, इसका काम भी कौन कर रहा है, स्प्रिंग कर रही है। ये इसका यूज है यहाँ पे, ठीक है।
और टाइट स्प्रिंग नहीं होती, लूज सी स्प्रिंग होगी, एकदम हल्की, मतलब बिल्कुल पतले से वायर की, ताकि ऐसे ज़्यादा जोर भी नहीं आए इसको कॉयल को हिलने में। नहीं तो क्या होगा, इसको सर्किट में कनेक्ट करोगे और कॉयल अगर आप ये स्प्रिंग आपने टाइट लगा दी तो क्या होगा, कॉयल हिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि स्प्रिंग ट्विस्ट ही नहीं आएगा उसके अंदर, इजीली मूव करनी चाहिए ना वो। तो जो टाइट स्प्रिंग होती है उसका टॉर्जनल कांस्टेंट ज़्यादा होता है, और जो लूज स्प्रिंग होती है उसका टॉर्जनल कांस्टेंट कम होता है। तो कम टॉर्जनल कांस्टेंट की अपन को स्प्रिंग यूज़ करनी है। तो जहाँ पे ये दोनों बैलेंस हो गए टॉर्क, वहाँ पे हमने देखा कि के फाई बराबर हो गया है एन आई ए बी के, और यहाँ से हम फाई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एन ए बी अपॉन के इंटू आई। देखो आई को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट है, तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि कॉयल के अंदर जो डिफ्लेक्शन आएगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा सर्किट में करंट। और डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा, अगर आपने सर्किट में करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो इसमें रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा कॉयल में, और रिवर्स करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी रिवर्स होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, इस पर जो टॉर्क लगेगा कॉयल के ऊपर वो पहले से रिवर्स डायरेक्शन में लगेगा। तो पहले अगर पॉइंटर इधर जा रहा था तो अब उल्टा, मतलब कॉयल पहले इधर डिफ्लेक्ट हो रही थी तो अब उल्टा डिफ्लेक्ट होगी, है ना। करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से टॉर्क की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, तो उससे हम डायरेक्शन का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या पूरा टॉपिक। कॉयल के अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, कॉयल के ऊपर जो टॉर्क लगता है जिसका फॉर्मूला होता है टो इक्वल्स टू एन आई ए बी। साइन 91 हो जाएगा इसलिए उसको हमने नहीं लिखा। और स्प्रिंग, एक स्प्रिंग से हम कॉयल को लटकाते हैं, है ना, तो उस कॉयल के अंदर कॉयल के ऊपर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसका फॉर्मूला होगा टो इक्वल्स टू एन आई ए बी। और स्प्रिंग के अंदर भी साइमल्टेनियसली एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिसका फॉर्मूला होता है के इंटू फाई। और जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो वहाँ पे जाके पॉइंटर रुक जाएगा। जैसे ही कॉयल मूव करेगी तो जिस स्प्रिंग से उस कॉयल को लटकाया हुआ है उसके अंदर ट्विस्ट आएगा। जैसे स्प्रिंग को आप ऐसे ट्विस्ट करोगे तो वापस से वो इनिशियल पोजीशन में आने के लिए क्या करेगी, एक काउंटर टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, उसका फॉर्मूला है के इंटू फाई। और जब ये दोनों बराबर होंगे, कॉयल आगे मूव कर रही होगी, स्प्रिंग में ट्विस्ट आ रहा होगा, तो ट्विस्ट की वजह से क्या होगा, ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और टॉर्क, जब ये वाला जो टॉर्क है जब ये एक्सटर्नल टॉर्क के साथ बैलेंस हो जाएगा तो वहाँ पे जाके पॉइंटर रुक जाएगा। तो कहाँ पे ये बैलेंस होते हैं दोनों, तो जहाँ पे के फाई बराबर हो जाता है एन आई ए बी के, वहाँ पे ये रीडिंग शो करेगा पॉइंटर। और यहाँ से हम देख रहे हैं कि फाई इक्वल्स टू क्या आ रहा है, एन आई ए बी अपॉन के। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं। इसका मतलब जो डिफ्लेक्शन आएगा कॉयल के अंदर फाई, जिसको हम फाई के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर कोई भी गैल्वेनोमीटर हमने डिज़ाइन किया तो वो कितना सेंसिटिव है करंट या वोल्टेज की वैल्यूज़ को मेजर करने के लिए, सेंसिटिविटी हमको चेक करनी होती है। सेंसिटिविटी का मतलब है कोई भी डिवाइस, जो भी चीज़ उसको मेजर करने के लिए हमने बनाया है वो उस वैल्यू की, मतलब उस चीज़ की छोटे से छोटी वैल्यू को कितना एक्यूरेटली मेजर कर पाएगा। जैसे आपके पास एक स्केल है और उस पर सेंटीमीटर की रीडिंग है, सिर्फ सेंटीमीटर तक की, तो आप सेंटीमीटर तक इजीली मेजर कर सकते हो, एक्यूरेसी के साथ में मेजर कर सकते हो, मतलब, है ना। उससे छोटी डिस्टेंस है उसको एक्यूरेसी के साथ में मेजर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर उस पर सेंटीमीटर के साथ में मिलीमीटर वाली रीडिंग्स भी हैं तो आप मिलीमीटर तक एक्यूरेसी के साथ में कोई भी डिस्टेंस है उसको मेजर कर सकते हो। तो ये जो मतलब छोटे से छोटे वैल्यू मेजर करने की जो प्रॉपर्टी होती है ना डिवाइस की, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी, कि ये ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिविटी किससे मेजर करोगे, कि वो डिवाइस छोटे से छोटे वैल्यू को मेजर करने के लिए कितना, एक्यूरेसी के साथ में मेजर करने के लिए कितना सूटेबल है। ठीक है, तो वैसे ही एक गैल्वेनोमीटर जो हमने डिज़ाइन किया है वो करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए कितना सेंसिटिव है, मतलब करंट की छोटे से छोटे वैल्यू को मेजर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं उसको, और इसका फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्शन अपॉन करंट। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट भी इसको बोल सकते हो, कितना डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर के अंदर आ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट का मतलब है कि कितने एंगल से पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा 1 एम्पियर करंट के ऊपर, उसको क्या बोला जाएगा, करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। कैलकुलेट कैसे करना है, तो इसका फॉर्मूला है फाई अपॉन आई। अब इस फॉर्मूले से फाई अपॉन आई क्या आएगा, तो आई को इधर लिख दो, तो क्या बनेगा फाई अपॉन आई, एन ए बी अपॉन के। अब इस पर क्वेश्चन क्या आता है
कि करंट सेंसिटिविटी क्या होती है। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को ही हम क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ए बी अपॉन के। आपको पूछा जाएगा कि किस तरीके से हम करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, तो क्या तरीका है। तो करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए एन ए बी को इंक्रीज करना है और के को डिक्रीज करना है। के यानी स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होनी चाहिए ताकि आपको अच्छा कम स्प्रिंग कांस्टेंट कौन सी स्प्रिंग के लिए होगा, जो लूज स्प्रिंग होती है। टाइट स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा, और लूज सी स्प्रिंग होगी जो इजीली ट्विस्ट होती है, इजीली खिंच जाती है, पतले वायर की जो स्प्रिंग होती है उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है। तो कम स्प्रिंग कांस्टेंट की आपको स्प्रिंग यूज़ करनी है ताकि कॉइल में जब डिफ्लेक्शन आए तो वो इजीली मतलब मूव कर पाए। टाइट स्प्रिंग लगा दोगे तो क्या होगा, कॉइल मूव करने की कोशिश करेगी टॉर्क की वजह से, और वो स्प्रिंग टाइट होगी तो वो उसको मूव ही नहीं करने देगी, है ना। तो के कम होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ द कॉइल और बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, तीनों ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मतलब गैल्वेनोमीटर से आप कई बार वोल्टेज भी मेजर करते हो, तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए कितना इफेक्टिव है गैल्वेनोमीटर, उसको डिफाइन करने के लिए हम इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी कैलकुलेट करते हैं। तो दूसरी टर्म है वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या नाम है इसका, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग बताओ, पाई अपॉन वी कर देंगे इस पर। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट, है ना, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो वी को आप क्या लिख सकते हो, आई इंटू आर लिख सकते हो। मान लो कि जो कॉयल आप यूज कर रहे हो उसका रेजिस्टेंस आर है, तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कितना होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इंटू आर। तो पाई अपॉन आई की वैल्यू तो पहले से पता है हमको, एन ए बी अपॉन के, और इसको आर से और डिवाइड कर दो, तो ये आ गया वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। न्यूमेरिकली अगर पूछे तो एन ए बी और के और आर ये सब गिवन होते हैं, सिर्फ वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होता है, सिर्फ हमको फॉर्मूला याद करना है। और पूछे कि कैसे आप वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हो, तो आपको तीन चीज़ें इंक्रीज करनी है, एन ए बी को इंक्रीज करना है और के और आर को डिक्रीज करना है। के यानी स्प्रिंग कांस्टेंट, आर मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर कॉइल, उसको आपको कम रखना है, रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर कॉइल से कम करंट फ्लो होगा अगर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो, और कम करंट से कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। करंट अगर कम होगा तो टॉर्क भी कम प्रोड्यूस होगा, तो कॉइल इजीली मूव नहीं कर पाएगी फिर, तो रीडिंग भी नहीं आएगी, है ना।